स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 20 प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये 20 ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके चारों ऑप्शन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और सवालों को हल करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन उनसे पहले आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट किया जाता है कि यदि आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और 20 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव सवाल है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और ये जितने भी सवाल है आपके प्रीवियस क्वेश्चन यानी पूछे गए सवाल है। और यहाँ से हम एक अनुभव लेंगे कि सवाल आपके एग्जाम में किस तरह से सेट किया जाता है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए पहला सवाल यानी फिजिक्स का सवाल है और कहा जा रहा है यहाँ पे कि किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी वाहन जो होता है, मोटर गाड़ी जो होता है, उसके बगल में जो मिरर होता है, आईना होता है, उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। पहला कहा है कि उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या है? उत्तल दर्पण है। ऑप्शन यानी करेंगे मतलब देखेंगे तो बी में भी उत्तल आ गया। ऐसा करते हैं, इसको अवतल कर लेते हैं। ठीक है, क्या है? उत्तल और अवतल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अवतल कर लेते हैं। ऑप्शन यानी गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण यानी ऑप्शन ए में देखेंगे तो उत्तल दर्पण, और ऑप्शन बी में है आपका अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। तो मुझे यानी बताना है कि किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहनों के यानी जो मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ये बता दें, अगर हम वाहन के बारे में बात करें तो वाहन के साइड में जो मिरर लगा होता है वो पीछे की वस्तु को देखने के लिए, यानी पीछे से गाड़ी जो आ रही है उनको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और गाड़ी जो होती है बड़ी होती है, और मुझे उस शीशे में चाहिए कि वो गाड़ी जो आ रही है वो पूरा समझ में आए, वो छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है। तो उनके लिए हमें इमेज चाहिए छोटा। जब इमेज छोटा होगा तभी तो उस दर्पण पे बनेगा, यानी उस गाड़ी का छोटा दर्पण यानी पूरा बनना चाहिए, यानी उस गाड़ी का इमेज जो है उस दर्पण पे बिल्कुल पूरा बनना चाहिए। और वहां बनता है क्या है? छोटा यानी बीम बनता है। जब छोटा बीम बनेगा तो वैसे यानी दर्पणों का जो इस्तेमाल होता है, यानी वैसे जगहों पे जो दर्पणों का इस्तेमाल होता है वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। क्या चीज़? उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण का जो इस्तेमाल किया जाता है ये साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। अगर हम अवतल दर्पण के बारे में बात करें, अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल किया जाता है वो दंत चिकित्सक जो होते हैं, यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो जो है किनका इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे कहेंगे यानी दंत चिकित्सक। ठीक है, दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। और अगर हम समतल दर्पण के बारे में बात करें तो समतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं केवल और केवल यानी चेहरे देखने के लिए। और आपको बता दें यानी ये हम चेहरे देखने के लिए यूज करते हैं, चेहरे देखने के लिए, या सैलून में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैलून में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे अगर देखें, पहले उत्तल का बता दें, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण का इस्तेमाल दंत चिकित्सक जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जो सौर यानी कुकर बनाते हैं, यानी जो कि सूरज की रोशनी पे यानी खाना बनता है, जो कुकर होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और समतल दर्पण का जो इस्तेमाल होता है चेहरे देखने के लिए या सैलून में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। यानी सोडियम की परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो तत्व का क्रमांक रखा गया है वो कितने नंबर पे आता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3। तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो चलिए आपको हम सबसे पहले बता दें कि 13 नंबर पे जो आता है, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। क्या आता है? एल्यूमिनियम।
ठीक है। 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से लिखते हैं, ठीक है, यानी Al से इसका संकेत Al होता है। उसके बाद 10 नंबर पे देखेंगे तो ये होता है नियोन। क्या आता है? नियोन। ये आता है नियोन, ठीक है, नियोन यानी Na, ठीक है, नियोन आता है 10 नंबर पे। 12 नंबर पे देखेंगे तो 12 नंबर पे आ जाता है आपका मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से यानी दिखाते हैं। साथ ही साथ अगर हम 11 नंबर की बात करें तो ये आता है सोडियम का। किसका? सोडियम का हम होता है 11 नंबर। परमाणु क्रमांक संख्या जो होता है वो होता है 11 और इसको हम Na से दिखाते हैं, सोडियम, ठीक है। इसी के बारे में कहा जाता है कि वो कौन सा यानी तत्व है जिसे चाकू से है ना काटा जा सकता है। तो चाकू से जो काटा जाता है वो सोडियम होता है ना, चाकू से काटा जाता है। इसे आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसे चाकू से काटा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 देखेंगे और सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में कहा जा रहा है, यानी माइक्रोस्कोप के बारे में कहा जाता है। सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, इसका इस्तेमाल हम किसी भी छोटे वस्तु यानी वैसे चीज को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं। यानी उसको हम वर्धित करने के लिए, उसके यानी बीम को यानी उसके इमेज को यानी बड़ा करके देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा किस दर्पण में किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यानी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? दर्पण नहीं, इसमें दर्पण भी हो तो आपको ऑप्शन में दर्पण दिया है, दर्पण नहीं देके यहाँ पे लेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेंस होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं लेंस, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको हम सही कर लेते हैं। ओके, देखिए लेंस यहाँ पे हम लगा देते हैं लेंस, ये हो जाएगा लेंस, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना वो लेंस होगा। लेंस क्यों होगा? कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं किसी छोटी चीज को वर्धित करने के लिए यानी बड़ा करके देखने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल ये कर रहा है कि लोहे का परमाणु क्रमांक संख्या कितना है। जैसा कि हम पिछले सवाल में देखे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक संख्या पूछा जा रहा था तो हम उनको बताए थे कि 11 है, उसी प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है कि लोहे की परमाणु क्रमांक संख्या कितना है। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर यहाँ से देखें तो इसको कहते हैं हम लोग 25, परमाणु क्रमांक संख्या 25 जो होता है वो किसका होता है? वो होता है मैग्नीज का। ये होता है मैग्नीज का, ठीक है, जिसको हम लोग Mn से यानी दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 26 नंबर में तो ये आयरन का होता है, आयरन यानी जिसको हम लोग लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं, और इसको हम लोग Fe से यानी दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम 27 में देखें तो यहाँ दिखाएंगे ये होता है कोबाल्ट का। किसका? कोबाल्ट का होता है, ठीक है, कोबाल्ट यानी हम इसको CO से दिखाएंगे, कोबाल्ट। उसके बाद 28 में आता है निकेल। क्या आता है? निकेल, यानी निकेल का जो सांकेतिक रूप होता है Ni होता है। तो इस तरह से हम देख लिए कि 25 पे मैंगनीज है, 26 पे आयरन जिसको लोहा कहते हैं, 27 पे कोबाल्ट आता है और 28 पे निकेल आता है। पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा जा रहा है कि लोहे का, किसका पूछा जा रहा है? लोहे का पूछा जा रहा है। तो लोहे का हो जाएगा 26। लोहे का जो परमाणु क्रमांक संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 26 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है? कर रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक यानी सूचक नहीं है। प्राकृतिक सूचक के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में अगर हम बता दें तो सूचक जो है हम लोग ऐसे पढ़े हैं, सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक कहते हैं। तो मानव निर्मित सूचक या प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक या संश्लेषित सूचक जो होता है वो 2 ही होता है। पहला होता है फिनोल्फ्थेलिन और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक सूचक नहीं है, प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो इसका मतलब वो मानव निर्मित सूचक के बारे में बात किया जा रहा है। या तो ऑप्शन में फिनोल्फ्थेलिन होगा या फिर आपका मेथिल ऑरेंज होगा, क्योंकि 2 ही संश्लेषित सूचक है। तो देखिए हल्दी जो है,
हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि हम इसे पेड़ पौधे से यानी हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा अगर देखें लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो है ये भी आपका प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। जिसे है ना लाइकेन यानी पौधे यानी लाइकेन से यानी लाइकेन पौधे से यानी निकाला जाता है, लाइकेन से इसको यानी निकाला जाता है, लाइकेन से, याद रखेंगे। और फिनोल्फ्थैलिन जो है इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, प्रयोगशाला में, है ना, प्रयोगशाला में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रयोगशाला में इसका यानी निर्माण होता है, निर्मित होता है। याद रखिएगा, प्रयोगशाला में ये क्या होता है? निर्मित होता है। और जिसको हम प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं यानी बनाते हैं वही हमारा संश्लेषित या उसी को हम लोग सिंथेटिक यानी जो है इंडिकेटर कहते हैं। याद रखेंगे, ये हमारा जो है प्राकृतिक सूचक नहीं है और हमारा ऑप्शन सी होगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर यानी 6 में। 6 में देखिए कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम बीम के बारे में बात करें, इमेज के बारे में बात करें, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इमेज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल, एक होता है वर्चुअल। ठीक है, यानी एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये जो होता है ये इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसको हम कहते हैं काल्पनिक या आभासी भी कहा जाता है, इसको आभासी भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो होता है इसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, इसको पर्दे पे उतारा जाता है, यानी पर्दे पर उतारा जाता है। ठीक है, इसको पर्दे पे उतारा जाता है, याद रखेंगे। और जबकि इसको पर्दे पे नहीं उतारा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है। ये कैसा होता है? उल्टा होता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ये सीधा होता है। कैसा होता है? ये सीधा होता है। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, पहला करा है सीधा, दूसरा करा उल्टा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है? कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब ये 2 नियम क्या क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। आप जानते हैं किसी परावर्तक सतह पर, ये अगर परावर्तक सतह है, इस पर एक कोई आपतन को यानी आपतन किरण होगा, इससे परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद ये क्या हो जाता है, यानी परावर्तित होगा, यानी एक किरण आपतित होगा, उसके बाद इस परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब ये यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपतन किरण है, ये परावर्तन किरण है, और ये जो आप देख रहे हैं परावर्तक सतह है, ये तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं इस पे जो ये अभिलंब हो, ये जो अभिलंब है यानी नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होता है, यानी आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, और आपतित होने के बाद परावर्तक सतह पे आपतित होने के बाद ये परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अब परावर्तित होगा और इनके बीच जो है ये अभिलंब है, ये तीनों जो है एक ही यानी तल में होते हैं, यानी एक ही तल पे ये तीनों बात होता है। इसको अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं, इसको नॉर्मल। ठीक है, याद रखिए। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, इसके द्वारा जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ, यानी आपतन कोण, और इस परावर्तक सतह के बाद जो रिफ्लेक्ट होगा ये होगा आपका परावर्तित, है ना, कोण, यानी परावर्तन कोण होगा। ये दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये बराबर होते हैं, इसीलिए यानी कहेंगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री का सवाल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का
अनुसूत्र होता है। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक जो अम्ल है इनका अनुसूत्र क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है H2S2O4, H2SO4, H2S7O4 और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको और क्या कहा जाता है, इसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटरी अम्ल, यानी बैटरी एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बैटरी एसिड कहा जाता है। और साथ ही साथ ये जो है परवल अम्ल है, यानी ये परवल अम्ल है, यानी कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखेंगे। इसके बाद इसका आणविक सूत्र के बारे में कहा जा रहा है, तो आणविक सूत्र हम लोग का होता है ऑप्शन बी, यानी H2SO4 जो है इसका आणविक सूत्र होता है। ठीक है, सवालों को हल करेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है करा है कि Cu यानी 2Cu प्लस O2, और उसके बाद आगे करा है कि 2CO, ठीक है, केन यहाँ पे लिखा हुआ है K, ठीक है, निम्न में कौन कथन सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो दिया गया आपको इक्वेशन है, समीकरण है Cu प्लस O2 और बराबर में दिया है यहाँ पे 2CuO, यानी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ हो रही है, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन जो है इसमें कौन सा कथन सही है, उनके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको समझते हैं और बनाते हैं। सबसे पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि जब किसी भी तत्व में, मान लीजिए किसी भी तत्व में कोई तत्व है, इसके साथ अगर ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तब इनके द्वारा जो भी आपका उत्पाद बनेगा उस तत्व का ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि उस तत्व में ऑक्सीजन जुट रहा है, तब तत्वों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? तत्वों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? तत्वों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, अगर मान लीजिए तत्व में पहले से ऑक्सीजन होता और आगे चलकर यानी यहाँ पे उत्पाद में ऑक्सीजन हट जाता तब उसका अवकरण होता। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर के साथ जो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के साथ यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन जुट गया। जब हम कॉपर के साथ ऑक्सीजन को देख रहे हैं जुट रहा है, इसका मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर में ऑक्सीजन का वृद्धि होना कॉपर का ऑक्सीकरण कहलाएगा। यही अगर कॉपर में से यानी कॉपर ऑक्साइड में से, यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है इसमें से अगर ऑक्सीजन हट जाता तो फिर वो अवकरण होता, यानी ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाएगा। याद रखेंगे इस बात। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। सवाल क्या कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, यानी हीलियम के बारे में पूछा जा रहा है। हीलियम अक्रिय गैस है, क्रियाशील है, सक्रिय है, उदासीन है। तो याद रखेंगे कि आपका जो हीलियम है, यानी जिसको He कहते हैं हीलियम एक क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब है ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। इसका रीजन है क्योंकि इसका जो वैलेंसी होता है ना 2, ये यानी कहने का मतलब इसका वैलेंसी 2 होता है। ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए ये निष्क्रिय यानी इनर्ट गैस कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हीलियम कैसा गैस है? तो अक्रिय गैस। याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर यानी यहाँ देखते हैं 11। करा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा यानी कहने का मतलब दर्पण का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको जवाब देना है। समतल है, उत्तल है या अवतल है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही आसान सवाल है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि समतल दर्पण का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग चेहरा देखने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग सैलून में भी यूज करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल देखे थे
साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, साइड, है ना, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अवतल दर्पण के बारे में कहा जाता है कि ये हम लोग दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, याद रखेंगे, दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि जो सर्च लाइट होता है उसका जो यानी सर्च लाइट होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, उस पर भी अवतल यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12 कह रहा है जल में हाइड्रोजन, यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, के परमाणु संख्याओं का अनुपात बताइए। तो जल यानी जल बोला तो जल का आप अनुसूत्र लिखिए जो होता है H2O, ठीक है, H2O। तो देखिए हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है इसमें है 2, ऑक्सीजन में कितना है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, तो 2:1 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, 2:1, ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें सवाल नंबर 13 कहता है लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर बनाता है, यानी लोहा जो है Fe जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाता है Fe3O4, क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है। तो याद रखिएगा Fe3O4 बनाएगा, ठीक है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए, सवाल ये है, यानी हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा Fe3O4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखें तो कहता है वो कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो जस्ट बताए थे आपको, यहाँ पे कॉपर दिया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सोना दिया है, सोडियम दिया और कैल्शियम दिया है। तो याद रखिएगा कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसका परमाणु क्रमांक संख्या 11 होता है, इसे Na से दर्शाया जाता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें सवाल नंबर 15 तो कहता है कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस है ना, फोकसांतर क्या होगा, यहाँ पे फोकसांतर है ना, फोकस का अंतर यानी फोकसांतर क्या होगा, फोकसांतर दिया होगा, याद रखिएगा। तो देखिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या और फोकस जो होता है इसके बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है। फोकस बराबर होता है, फोकस जो होता है फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कितनी होती है, आधी होती है। इसी को लिखते हैं F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या दिया हुआ है 20, 20 का आधा करेंगे तो कितना होगा 10, यानी 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यानी सी में दिया गया है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकसांतर क्या होगा, तो फोकसांतर हम निकाल चुके हैं, 20 हो जाएगा। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 देखेंगे तो कहता है सोडियम जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो सोडियम है, सोडियम की अभिक्रिया कराएंगे किससे, जल के साथ, जल को कहते हैं H2O। जैसे जल के साथ कराते हैं तो ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ जो है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है, याद रखिएगा कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि किस दर्पण में, यानी किस दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो आपको हम बता दें, अगर कोई एक दर्पण ले लेते हैं, कोई एक दर्पण है, मान लीजिए ये हमारा दर्पण है ना, इधर कलई किया हुआ है, ठीक है। अब इस दर्पण में अगर यहाँ पे कोई वस्तु है इतना बड़ा, तो इस पे बीम बनेगा कितना बड़ा, प्रतिबिंब भी उसी आकार का होगा जितना ये आपको दिख रहा है, या मान लीजिए ऐसे देखिए इतना बड़ा है कोई, है ना,
वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। ठीक है, इतना बड़ा ही बनना चाहिए। वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा। तो आपको बता दें कि जितना बड़ा ये वस्तु है इतना ही बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो ये बनता है समतल दर्पण में। और याद रखिएगा जितना ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यानी एक वस्तु की एक दर्पण से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इसका जो है प्रतिबिंब का भी होगा। याद रखेंगे तो ये ऑप्शन यानी सी सही हो जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18। धीरे धीरे हम लोग सवाल को पूरा करने में हम लोग सफल हो जाएंगे। चलिए, कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है। कहने का मतलब कोई तत्व है, क्या है, कोई तत्व है। इस तत्व को जैसे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब जो हमको जो तत्व मिलेगा इसको अगर हम पानी के साथ डाल दें, ये तत्व जो है मान लीजिए इस तत्व को जैसे कहता है ना, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और ये यौगिक जल में विलेय है। जैसे इसको हम जल के अंदर डालेंगे ये घुलकर मिल जाएगा, घुलकर मिल जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है ये कौन सा तत्व है, ये कैल्शियम है, कार्बन है ना, या सिलिकॉन है, या फिर आपका आयरन है। तो ये तत्व जो है, ये तत्व आपका कैल्शियम है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम को जल में डालने के बाद कैल्शियम जो है घुल जाता है। क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसलिए आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़िए अगले सवाल यानी सवाल नंबर 19 पे। सवाल नंबर 19 देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन क्या है, ओजोन के बारे में बात करें। ओजोन, ठीक है, ओजोन जो है ये पराबैंगनी किरण से हमको बचाता है। ओजोन जो होता है पराबैंगनी किरण यानी सूरज के किरण से जो पराबैंगनी किरण निकलता है उसको यानी ये क्या करता है, छानने का काम करता है। कौन, ओजोन परत। ओजोन परत का जो अगर हम अनुसूत्र देखें तो ये होता है O3। क्या होता है, O3 होता है। तो आप कह रहा है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो ये जो O है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, यहाँ पर अगर देखें तो कितने परमाणु है, तो 3 है। कितने हैं, 3 है। तो देखिए किस ऑप्शन में 3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो अभी हम जस्ट बताए थे जो फोकसांतर होता है, ठीक है, ये जो फोकसांतर होता है वक्रता त्रिज्या के है ना, क्या होती है, आधे होते हैं। क्या होते हैं, आधे होते हैं। आधे का मतलब 2 से भाग दे दीजिए, यानी F बराबर जो होता है R/2 होता है। F बराबर में क्या होता है, R/2 होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है F बराबर R/2। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें यहाँ पे C, ये दिया है F बराबर R/2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है C सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी 20 सवाल थे। उम्मीद करते हैं कि आप सारे सवालों को समझे होंगे। और आपसे फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आप लोगों के लिए बेहतर यानी कंटेंट लाने की प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।